बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स के पास्ट पेपर एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपने इस वीडियो लेक्चर को एंड तक बहुत तवज्जो और गौर से सुनना है और अपने नोट्स बनाने हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो लेक्चर के ज़रिए मैं आप बच्चों को चैप्टर नंबर 9 जो है वो अच्छे तरीके से रिवाइज़ करवा दूं। तो आपने मेरे साथ साथ रहना है, चीज़ों को नोट डाउन करना है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको लगेंगी उनको आपने मार्क कर लेना है। तो अब हम बढ़ते हैं बगैर किसी ताख़ीर के पहले एमसीक्यू की जानिब। तो देखिए, पहला एमसीक्यू है हमारे पास, द वेव नेचर ऑफ लाइट वाज प्रपोज्ड बाय, तो इसका आंसर है हाइजन। सबसे पहले हाइजन ने ये कहा था कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। इसने एक थ्योरी दी थी, लेकिन इसके पास कोई शुरू में एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, तो सिर्फ इसने एक थ्योरी दी थी। तो इसीलिए हाइजन वो पहला शख्स है जो लाइट की वेव नेचर के बारे में बात करता है। वेव नेचर ऑफ लाइट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय, तो ये थॉमस यंग ने 1801 में अपना एक मशहूर मारूफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हुई थी। तो इंटरफेरेंस ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि लाइट की वेव नेचर है। सबसे पहले बात करने वाला शख्स क्रिश्चियन हाइजन है, लेकिन उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने वाले शख्स का नाम है थॉमस यंग। स्फेरिकल वेव फ्रंट एट वेरी लार्ज डिस्टेंस आर अप्रोक्सीमेटली, तो प्लेन वेव फ्रंट्स, ये देखें, ये हमारे पास एक हमारे पास पॉइंट सोर्स है, तो इससे निकलने वाले ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स है। लेकिन जो डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो देखें ये वेव फ्रंट्स ये प्लेन वेव फ्रंट्स में कन्वर्ट हो गए। तो इसीलिए जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स जो है वो प्लेन वेव फ्रंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यही चीज उसने पूछी है, राइट ऑप्शन आपके सामने है। Such a surface on which all the points have same phase of vibration, ये बात इंपॉर्टेंट है, same phase of vibration, तो इसको बोलते हैं वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स क्या होता है ये आप जानते हो कि ये एक पॉइंट सोर्स है, तो ये इसके ऊपर जितने भी ये पॉइंट्स हैं एक सर्कल के ऊपर, इन सब का क्या है, सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन है। इसीलिए हम इस तरह की सरफेस को वेव फ्रंट बोलते हैं। A line normal to wave front showing the direction of propagation of light is called, तो इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। ये देखिए, ये हमारे पास एक वेव फ्रंट है, तो जब हम एक लाइन नॉर्मल टू इसके ड्रॉ करेंगे तो ये हमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट देगी, तो इसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। तो ये ऐसे भी आता है कि रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट के दरमियान एंगल कितना होता है, तो आपने याद रखना है कि ये एंगल होता है 90 डिग्री। Which experiment was performed by Thomas Young, तो हमें ये पता है कि थॉमस यंग ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया कि जिसके अंदर उसने 2 स्लिट यूज की और उससे निकलने वाली जो लाइट बीम्स थी उन्होंने इंटरफेरेंस फिनोमिना किया। तो इसीलिए थॉमस यंग ने इंटरफेरेंस वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। Which of the following properties of light does not change with the nature of medium, तो हमेशा याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी वो करैक्टर है जो मीडियम चेंज करने से चेंज नहीं होती। हमें पता है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो आपने याद रखना है कि जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में जाए रे या डेंसर से रेयर में जाए तो कौन सा पैरामीटर है जो चेंज नहीं होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये भूलना नहीं है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इस पे आप स्टार लगाएं, ये आपको पेपर में आ सकता है। लाइट वेव्स आर, तो लाइट वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता प्रोपेगेशन के लिए। ये स्पेस के अंदर ट्रेवल करती हैं ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है यहाँ पर और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। यंग्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम इन, तो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है 1801 में इसने एक्सपेरिमेंट किया था। वेव नेचर ऑफ लाइट इज कंफर्म्ड बाय द फिनोमिना। अब ये सारे वो फिनोमिने हैं जो लाइट की वेव नेचर को डील करते हैं। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप उन प्रोसेस के नाम लिखें, उन फिनोमिनास के नाम लिखें कि जिनके अंदर लाइट
बिहेव करती है एज वेव। तो पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, ये प्योरली वेव फिनोमिना को डिस्कस करते हैं, लिहाजा आंसर आ गया ऑल ऑफ दिस। सन इमिट्स, तो सन वाइट लाइट इमिट करता है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर है, याद रखिएगा। सूरज जो है वो वाइट लाइट इमिट करता है जिसके अंदर 7 रंग होते हैं, 7 कलर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कार्पस्कल्स, मतलब ये छोटे छोटे ऐसे ग्रेन्स लाइक पार्टिकल्स की सूरत में लाइट ट्रेवल करती है। तो हाइजन से पहले लाइट की पार्टिकल थ्योरी जो है वो मशहूर थी और ये थ्योरी दी थी उस जमाने में न्यूटन ने। न्यूटन कहता था कि लाइट छोटे छोटे कार्पस्कल्स की तरह जो है वो ट्रेवल करती हैं, मतलब इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, हम ये कह सकते हैं पार्टिकल्स और ग्रेन्स। तो हाइजन वो पहला शख्स था जिसने आखिर बात की कि लाइट की जो है वो वेव नेचर है, तो लोगों ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया था। हाइजेंस प्रिंसिपल इनेबल अस टू डिटरमाइन, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। तो ये आप देख सकते हो कि शेप एंड लोकेशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट। अब ये किस तरह से, ये एक पॉइंट सोर्स है और ये एक वेव फ्रंट है। तो इस वेव फ्रंट्स के ऊपर आपने डिफरेंट पॉइंट्स बनाने हैं, ये देखें ऐसे करके। अब ये जो पॉइंट्स हैं ये एक्ट करेंगे एज सेकेंडरी वेव, ये मतलब सोर्स फॉर सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। तो यहाँ पर आपने कंपास रख के ऐसे आपने आर्क्स लगानी है, ये देखें। अब जब आप एक टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये नया वेव फ्रंट आ गया। ओके, तो इस तरह से हमें शेप और लोकेशन पता चलती है कि अच्छा भी इसकी शेप जो है वो इस तरह से होगी और इसकी लोकेशन क्या होगी। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट मे बी कंसीडर्ड एज सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ये भी मैंने आपको ये चीज डिस्कस करवाई है आपके सामने और आप ये देख भी सकते हो कि ये जो पॉइंट्स थे दर हकीकत ये क्या थे, ये थे सोर्स। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे डिस्कस हो रही है कि अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल तो हर पॉइंट जो होगा वो सोर्स होगा सेकेंडरी वेवलेट्स का या सेकेंडरी वेव फ्रंट्स का। अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल द न्यू वेव फ्रंट एट अ टाइम टी प्लस डेल्टा टी इज, तो टेंजेंट इनवेलप्स। अब देखें, अभी मैंने आपको समझाया कि ये एक सोर्स है और ये एक वेव फ्रंट था हमारे पास ये। तो जब हमने इसके ऊपर पॉइंट्स लिए और जब हमने ऐसे करके ये आर्क्स लगाई तो इनको हमने किससे जोड़ा, एक टेंजेंट से। तो ये टेंजेंट इनवेलप्स हैं। ओके, तो यहाँ पर था टाइम टी, ये डेल्टा टी, तो टी प्लस डेल्टा टी के बाद ये टेंजेंट इनवेलप्स बन गए। द फेज डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव वेव फ्रंट ऑफ लाइट इज, तो देखें जी यहाँ पर दो सक्सेसिव जो आपके पास वेव फ्रंट्स होते हैं, देखें एक वेव फ्रंट ये है और एक वेव फ्रंट ये है। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो होता है लैम्डा वेवलेंथ। ये लैम्डा जो है ये 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है, ये भूलना नहीं। या हम इसको बोलते हैं 360 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट जो है ऑलवेज रिमेंबर ये 1 वेवलेंथ होगा। अब 1 वेवलेंथ को हम 2 पाई भी लिख सकते हैं। तो ये एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगाएं। ठीक है, द वेव थ्योरी ऑफ लाइट वाज प्रपोज्ड बाय, तो ये बात हो चुकी है, हाइजन ने दी थी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट बिटवीन प्राइमरी वेव फ्रंट टू सेकेंडरी वेव फ्रंट इज गिवन बाय, तो देखें जी ये आपके पास प्राइमरी वेव फ्रंट है, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है मैं अभी बताया वो होता है 1 लैम्डा। अब हमें पता है कि असल इक्वेशन होती है S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, ये डिस्टेंस टाइम इक्वेशन। अब यहाँ पर लैम्डा की जगह, यहाँ पर डिस्टेंस जगह हम लैम्डा लिखेंगे, V की जगह हम C लिखेंगे और ये आ गया डेल्टा टी। तो याद रखिए दो कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो आपके पास लैम्डा भी हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है, और अगर दोनों ऑप्शन ना दिए हो तो फिर C डेल्टा टी जो है वो राइट ऑप्शन बनेगा। तो 20 का राइट ऑप्शन बन गया। वेवलेट्स ऑफ लाइट मूव्स इन, तो ये ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं। हमें पता है कि ये आपके पास ऑल पॉसिबल डायरेक्शन है, ये एक वेव फ्रंट है, यहाँ पर हर पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर ये मूव करते हैं। तो इस तरह की लाइट जो हर पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करे इसको अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। द सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे हैव, तो सोर्सेज जो है वो कोहेरेंट तब होते हैं जब उनके दरमियान एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी हो और वो मोनोक्रोमेटिक भी हो, लिहाजा इसका राइट ऑप्शन आ गया बोथ ए एंड सी। कैन टू हेडलाइट्स ऑफ अ कार प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, तो हम कहते हैं कि ये पार्शली इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि वजह ये है कि ये एक कार है तो इसकी ये 2 हेडलाइट्स हैं, तो यहाँ से जो रोशनी निकलती है
ये आपस में जो है, इसको मैं थोड़ा सा जरा नीट ड्रा कर देता हूँ कि यहाँ से जो रोशनी निकलनी है इन हेडलाइट से, वो हमें पता है जी वो ऐसे आगे ट्रेवल करनी है। तो यहाँ पर पार्शली किसी हद तक हम कह सकते हैं कि हो सकती है, लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि यहाँ पर जो लाइट एमिशन है ना, एमिशन ऑफ लाइट बहुत रैंडम होती है। एमिशन ऑफ लाइट ये क्या होती है? रैंडम। तो इसलिए यहाँ पर फेस कोहेरेंस मेट नहीं हो पाता। तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि वो जो आपके पास दो हेडलाइट्स हैं उनसे निकलने वाली रोशनी जो है वो कोहेरेंस की वजह से इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकती। किसी हद तक हम कहते हैं कि चूंकि वो अब एक दूसरे के पाथ में आ गई हैं तो पार्शली हम कहते हैं कि प्रोड्यूस कर सकती है। सोडियम क्लोराइड इन अ फ्लेम गिव्स, तो ये आपकी बुक की साइड इंफॉर्मेशन है। प्योर येलो लाइट इसका आंसर है। आप इसको बुक में अंडरलाइन भी कर लीजिएगा, ये एमसीक्यू बोर्ड में भी आ सकता है। टू ऑब्जर्व द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का फिनोमिना ऑब्जर्व करने के लिए कंडीशंस आपसे पूछी गई हैं। तो देखें जी, लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, बिल्कुल कोहेरेंट होनी चाहिए, तो एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या बन गया? ऑल ऑफ दिस। ओके, तो ये कंडीशन फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस भी आ सकता है, एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करें, इफ टू लाइट वेव्स आर नॉट कोहेरेंट देन विच ऑफ द फिनोमिना कैन नॉट टेक प्लेस। तो याद रखिएगा कि अगर वो कोहेरेंट नहीं है तो किसी सूरत भी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट नहीं हो सकती, क्योंकि इंटरफेरेंस के लिए बेसिक कंडीशन क्या होती है? मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट होना। अगर किसी तरह वो कोहेरेंट नहीं है तो इंटरफेरेंस नहीं होगी। द टू डिफरेंट फ्लैश लाइट्स विल नॉट प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न बिकॉज, तो देखें ये वो सी एमसीक्यू की जो है वो एक तरह से एक्सप्लेनेशन आ गई है कि लाइट बीम्स आर नॉट कमिंग फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज की वजह क्या है? कोहेरेंट सोर्सेज की वजह यह है कि आपके पास जो लाइट सोर्सेज होते हैं उनसे निकलने वाली जो लाइट है वो रैंडम होती है। तो रैंडम एमिशन की वजह से हम इनको कोहेरेंट नहीं कह सकते। ओके, तो इसीलिए आपके पास राइट ऑप्शन जो है वो अल्फा आ गई। If the waves interfere constructively, then the amplitude of resultant wave will, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो हमें पता है कि ये देखें, ये आपके पास दो वेव्स होती हैं इस तरह से, ये आप देख सकते हैं। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो हमें पता है कि आपके पास जो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट है वो ज्यादा हो जाना है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमा, लाइट वेव्स के लिए मैक्सिमा। साउंड वेव्स में हम कहते हैं कि आपके लाउडर साउंड आएगी, लेकिन लाइट वेव्स में जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होकर मैक्सिमा बनता है। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन बनेगा अल्फा ऑप्शन। मोनोक्रोमेटिक लाइट मीन्स हैविंग, तो मोनो मीन्स वन, क्रोमा मीन्स कलर, तो वन कलर लाइट। द फ्रिंज स्पेसिंग इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स। ये जिसका आंसर आप ये देखें, ये कैसे, ये है फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला डेल्टा वाई लैम्डा एल ओवर डी, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्रिंज स्पेसिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। ये डी क्या होता है? डी होता है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। ये स्लिट S1 है, ये स्लिट S2 है, और ये इनके दरमियान डिस्टेंस है D। तो अगर आप फ्रिंज स्पेसिंग आपने क्या करनी है? इंक्रीज। अगर फ्रिंज स्पेसिंग इंक्रीज करनी है तो ये D जो है ये आपको क्या करना पड़ेगा? ये कम करना पड़ेगा। ओके, मैं उम्मीद करूंगा कि एमसीक्यूज आपको समझ आ गया होगा। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट ब्राइट और डार्क फ्रिंग्स, ऑलवेज रिमेंबर कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, याद रखिएगा कि इंटरफेरेंस के अंदर फ्रिंज स्पेसिंग क्या होती है? कांस्टेंट। फ्रिंज स्पेसिंग कांस्टेंट होती है, मतलब जितनी फ्रिंज स्पेसिंग डार्क की होगी उतनी ही ब्राइट की होगी। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये मैं बनाता हूं, तो बिलफर्ज अगर ये ब्राइट फ्रिंग है और ये डार्क फ्रिंग है, ये आप देख सकते हैं, बिलफर्ज मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। तो ये ब्राइट है और ये है डार्क फ्रिंग। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट इनकी क्या है? फ्रिंज स्पेसिंग सेम है। तो इंटरफेरेंस में फ्रिंज स्पेसिंग सेम होती है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि ये जो फ्रिंज स्पेसिंग है, चाहे ब्राइट हो चाहे डार्क हो, इसका फार्मूला लैम्डा एल ओवर डी ही रहेगा। और अगर आपको रेशो आ जाए तो याद रखिएगा कि डेल वाई ब्राइट और डेल वाई डार्क, इनकी जो रेशो है वो 1:1। क्यों? क्योंकि फ्रिंज स्पेसिंग सेम है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगी। ओके,
तो ये एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस एमसीक्यू भी आप स्टार लगाएं। 30 इन यर्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज स्पेसिंग विल बी मैक्सिमम इफ वी यूज्ड रेड लाइट। भाई क्यों? अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि डेल्टा y इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। तो हम देख सकते हैं कि फ्रिंज स्पेसिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। और विजिबल कलर्स के अंदर जितने भी आपके पास विप ग्रोअर, ये देखें, ये आपने याद रखना है, विप ग्रोअर और इन तमाम रंगों में जो रेड कलर है, रेड कलर की वेव लेंथ सबसे ज्यादा है। तो अगर हम रेड कलर इस्तेमाल करेंगे तो फ्रिंज स्पेसिंग, इसकी जो कि वेव लेंथ ज्यादा है, तो फ्रिंज स्पेसिंग भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो याद रखना है कि अगर हमें फ्रिंज स्पेसिंग ज्यादा चाहिए हम रेड कलर इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमें सबसे कम चाहिए तो हम वायलेट यूज करेंगे। ओके, तो मैक्सिमाइज टर्म एज ब्राइट फ्रिंज मैं बता चुका हूं आपको। What happened to the fringe spacing when the experiment is performed in water instead of air? Very important MCQ, मैं इस पर स्टार लगा रहा हूं, जरा यहाँ पे आपने लॉजिक समझना है। हमें पता है कि जो फ्रिंज स्पेसिंग है उसका फार्मूला होता है लैम्डा एल ओवर डी। अब आप किधर से किधर जा रहे हैं? परफॉर्म्ड व्हेन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन वाटर। तो पहले कहां परफॉर्म किया था? एयर के अंदर इंस्टेड ऑफ एयर। तो एयर जो है ये एक रेयर मीडियम है, और वाटर कौन सा मीडियम है? ये एक डेंसर मीडियम है। मतलब आप रेयर से किधर जा रहे हैं? डेंसर। तो याद रखें, मैंने भी क्या सिखाया था कि V इज इक्वल टू होता है एफ लैम्डा। मीडियम चेंज करने से फ्रीक्वेंसी तो रहती है कांस्टेंट, तो फिर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया किसके? लैम्डा के। अब जब भी आप रेयर से डेंसर मीडियम में जाओगे, बात याद रखिएगा, सुनिए ध्यान से बात, जब भी आप रेयर से डेंसर मीडियम में जाओगे तो आपके पास वेवलेंथ भी कम होगी और वेलोसिटी भी कम होगी, क्योंकि डेंसर मीडियम में वेलोसिटी कम हो जाती है। ओके, तो यही वजह है कि जब आप एयर से वाटर में जाओगे तो वेवलेंथ कम होगी। अब आप देखें कि फ्रिंज स्पेसिंग डेल्टा वाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। अब अगर वेवलेंथ कम हुई है तो फ्रिंज स्पेसिंग भी क्या होगी? कम। इसीलिए आपकी वो जो फ्रिंज है वो श्रिंक कर देंगी, मतलब फ्रिंज स्पेसिंग विल डिक्रीज। यहां पर विल डिक्रीज भी आ सकता है वर्ड। तो फ्रिंज स्पेसिंग क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी, ये आपने भूलना नहीं है। ओके, द कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ टू कोहेरेंट बीम्स ऑब्टेन। हमें पता है कि भाई ये जो पाथ डिफरेंस है डी साइन थीटा, इट शुड बी इक्वल टू एम लैम्डा, वेयर एम इज नंबर और लैम्डा जो है ये वेवलेंथ होती है। द फ्रिंज स्पेसिंग डिपेंड अपॉन, तो फ्रिंज स्पेसिंग अभी हमने फार्मूला 2-3 दफा पढ़ा है कि फ्रिंज स्पेसिंग होती है लैम्डा एल ओवर डी। तो ये आप देख सकते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट। ओके, सेपरेशन ये भी ठीक है, डिस्टेंस, इसीलिए जी ऑल ऑफ दिस इसका आंसर बन गया। इन यर्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज हाफ, काम की बात है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज हाफ। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज डबल, तो फ्रिंज स्पेसिंग बताएं क्या होगी। अब इस सवाल को आपने गौर से समझना है। ओके, स्टेप बाय स्टेप। हमने कभी देखें जो डेल्टा वाई है वो होता है लैम्डा एल ओवर डी। ओके, अब यहाँ गिवन कंडीशन ये है कि उसने लेंथ को चेंज किया है और डी को चेंज किया है। अब सवाल ये है कि लेंथ कितनी चेंज हुई है, तो उसका जवाब है ये हाफ हुई है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। और सेपरेशन बिटवीन द स्लिट ये कितनी हुई है? ये हुई है 2d, ये डबल हुई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आप वैल्यूज पुट करें तो आप देखेंगे कि डेल्टा वाई डैश ये हो गया लैम्डा एल बाय 2 डिवाइडेड बाय 2d। तो ये 2 नीचे चला जाएगा, ये बन जाएगा लैम्डा एल ओवर 4d। अब आप यहां पे क्या करें, 4 को आप 1/4 को आप साइड में कर लें, अंदर आ गया लैम्डा एल ओवर डी। अब लैम्डा एल ओवर डी ये किसके इक्वल है? ये तो डेल्टा वाई के इक्वल है, तो फिर डेल वाई डैश हो गया डेल वाई बाय 4, मतलब फ्रिंज स्पेसिंग 4 गुना कम हो गई है। तो 4 गुना कम होने का मतलब होता है कि 1/4। ओके, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं स्टार लगा रहा हूं, ये आपको बोर्ड में आ सकता है। ओके, इसके बाद अगला सवाल,
इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ ब्लू लाइट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ रेड लाइट। देखें इंपॉर्टेंट चीज क्या दे रहा है कि अगर हम ब्लू लाइट इस्तेमाल करें रेड की जगह, आपने सवाल के अंदर मेन बात को अंडरलाइन कर लेना है। तो फिर फ्रिंज स्पेसिंग क्या होगी? अभी हमने पढ़ा कि लैम्डा रेड ये ज्यादा होता है लैम्डा ब्लू से, ओके, और फ्रिंज स्पेसिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। तो अगर आप रेड की जगह ब्लू इस्तेमाल करोगे तो वेवलेंथ कम होगी, उससे फ्रिंज स्पेसिंग भी क्या होगी? कम। तो यही वजह है कि यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिपेंड अपॉन, तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो है किसी पे डिपेंड नहीं करती, तो इसलिए यहाँ पे नन ऑफ दिस आएगा। द कलर्स अपीयर्स इन द थिन फिल्म इज ड्यू टू इंटरफेरेंस। हमें पता है वो जो ब्यूटीफुल कलर पैटर्न आता है वो इंटरफेरेंस की वजह से आता है। द स्काई सीम्स टू बी ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग। अब होता यह है कि ये सूरज की रोशनी है, नीचे जमीन पर 70% वाटर है, तो जब ये रोशनी इस पर पड़ती है तो वाटर मॉलिक्यूल्स इसको स्कैटर कर देते हैं। इसकी वजह से हमें आसमान जो है वो नीला नजर आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पास्ट पेपर में आ भी चुका है। तो याद रखिएगा कि आसमान का जो नीला रंग है ये स्कैटरिंग की वजह से है, ओके। द इन इंटरफेरेंस ऑफ थिन फिल्म्स द पाथ डिफरेंस डिपेंड अपॉन, तो देखिए जी पाथ डिफरेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर देंगे तो आपके पास कलर पैटर्न भी चेंज हो जाएगा। द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम अदर देन वैक्यूम इज ऑलवेज लेस। अब यहाँ जो कंसेप्ट इस्तेमाल हुआ है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, n इज इक्वल टू सी बाय वी। अब जो c है ये होती है स्पीड इन वैक्यूम और v होती है मीडियम में। तो मैंने भी आपको बताया कि जब आप किसी मीडियम में, आप रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर होंगे तो उससे स्पीड भी कम होती है, वेवलेंथ भी कम। तो यही वजह है कि वैक्यूम के अलावा अगर हम किसी दूसरे मीडियम में लाइट की, अगर हम वैक्यूम के अलावा किसी दूसरे मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट की बात करेंगे तो वो हमेशा कम ही आएगी। तो इसका आंसर बन गया ए ऑप्शन। व्हेनेवर द व्हाइट लाइट पास टू द प्रिज्म द लाइट, तो प्रिज्म व्हाइट लाइट को 7 रंगों में डिस्पर्स कर देता है, तो इसको डिस्पर्शन बोलते हैं, ओके। ये भूलना नहीं, ये भी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है कि प्रिज्म का काम क्या होता है कि उसने व्हाइट लाइट को 7 रंगों में डिस्पर्स कर देना है। एंड ऑयल फिल्म स्प्रेडिंग ओवर वेट फुटपाथ शोस कलर, तो हमें पता है ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। व्हेन रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, देखेंगे कहां से कहां, रेयर से डेंसर मीडियम, तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है? डिक्रीज। अभी मैंने आपको समझाया कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। अब f तो कांस्टेंट है तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो जब आप रेयर से डेंसर मीडियम में जाओगे तो डेंसर मीडियम में हमें पता है वेलोसिटी भी कम होनी है, वेवलेंथ भी कम होनी है। इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट वी ऑब्जर्व द पैटर्न थ्रू माइक्रोस्कोप। ये आप उसकी डायग्राम देख सकते हैं ऊपर, वो m बना हुआ है, वो m फॉर माइक्रोस्कोप है। इन न्यूटन्स रिंग एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लेंस एंड द ग्लास प्लेट द थिकनेस ऑफ द फिल्म इज ऑलमोस्ट जीरो। ये देखिए किस तरह से, ये आपके पास एक ये प्लेन ग्लास है, इसके ऊपर ये आपने लेंस रखा हुआ है, ये देखें ये लेंस है। तो ये देखिए जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपके पास, ये यहाँ पे थिकनेस ऑलमोस्ट क्या है? जीरो। तो जो आप इससे अवे जाएंगे तो ये थिकनेस बढ़ती है, यहाँ पर थिन एयर फिल्म आ जाती है, थिन एयर फिल्म, ओके। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ओ पे थिकनेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। न्यूटन रिंग्स आर फॉर्म ड्यू टू इंटरफेरेंस, ये हमें पता है जी। The path difference lambda by 2 means the phase change of 180 डिग्री। Always remember कि ये मैंने आपको सिखाई है बात कि ये आपके पास एक वेव है, ये वेव अब यहां से लेकर यहां तक ये पूरी वेव है, तो ये है लैम्डा। यहां पर एंगल होता है 360 डिग्री, ये हम इसको बोलते हैं 2 पाई। तो देखें लैम्डा किसके इक्वल आ गया? 2 पाई के। और ये देखें ये है डिस्टेंस हाफ वेवलेंथ लैम्डा बाय 2। तो लैम्डा बाय 2 यहां पर किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के या पाई रेडियन के, ओके। तो इसलिए यहां पर आंसर बन गया 180 डिग्री। बाय यूजिंग द ट्रांसमिटेड लाइट द सेंट्रल स्पॉट ऑफ न्यूट्रल रिंग अपीयर्स टू बी ब्राइट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर आप इस्तेमाल करेंगे, ये देखें अगर हम इस्तेमाल करते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट तो सेंट्रल स्पॉट आएगा ब्लैक, लेकिन अगर हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसमिटेड लाइट तो देखें सेंट्रल स्पॉट आएगा ब्राइट। तो ये इसने पूछा कि अगर ट्रांसमिटेड लाइट हो तो हमने कहा सेंट्रल स्पॉट जो है वो ब्राइट होगा। माइकलसन मेजर्ड द लेंथ ऑफ स्टैंडर्ड मीटर इन टर्म्स ऑफ, तो रेड कैडमियम लाइट बुक की लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू व्यू द फ्रिंग्स इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर जो है वो हमने टेलीस्कोप से जो है मेजर किया था, देखा था उसको
फ्रिंज पैटर्न को। माइकलसन इंटरफेरोमीटर कैन आल्सो बी यूज्ड टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब देखो इसका फार्मूला देखें, ये है L इज इक्वल टू m लैम्डा बाय 2। तो इससे आप लेंथ भी मेजर कर सकते हैं, ऑर्डर भी, वेवलेंथ भी, तीनों चीजें मेजर हो सकती हैं। माइकलसन इंटरफेरोमीटर वाज डिवाइस्ड इन 1881। इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं, बुक की लाइन है। In a Michelson interferometer, by moving a mirror through a distance of lambda by 4, the path difference changes by, तो आंसर है lambda by 2। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। अब यहां पर आपने याद रखना है कि जो पाथ डिफरेंस होगा ना, जो भी आपको वैल्यू दी जाएगी, जो भी आपको वैल्यू दी जाएगी उसको आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब देखिए यहाँ पे lambda by 4 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए आंसर कितना आ गया, lambda by 2। तो इसीलिए माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो भी पाथ डिफरेंस दिया जाएगा उसको ज़रब दे दें 2 से, तो जो भी आंसर आएगा वो अब एग्जैक्ट पाथ डिफरेंस होगा बिटवीन टू बीम्स। द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट अराउंड द ऑब्स्टिकल इज नोन एज द प्रॉपर्टी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। तो बेंडिंग ऑफ लाइट हमें पता है डाइफ्रैक्शन कहलाती है। डाइफ्रैक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव, ये मैं बता चुका हूँ कि डाइफ्रैक्शन हमेशा जो है वो वेव्स की होती है। डाइफ्रैक्शन इफेक्ट्स आर मोर फॉर शार्प एज। याद रखिएगा जितना एज शार्प होगा उतना डाइफ्रैक्शन इफेक्ट ज्यादा होगा। ओके, डाइफ्रैक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव, ये MCQ रिपीट हो गया। व्हेन द लाइट पासेस थ्रू द पिन होल ओपनिंग देन द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इज ड्यू टू डाइफ्रैक्शन। ये वही बात है कि ये आपके सामने एक पिन होल है, ये पीछे से वेव फ्रंट आया तो ये ऐसे आगे जा रहा है, तो ये जो इफेक्ट है इसको बोलते हैं डाइफ्रैक्शन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन बी डाइफ्रैक्टेड। तो याद रखिएगा कोई भी वेव हो वो डाइफ्रैक्ट लाजमी होगी। हाँ, ये होता है कि कुछ वेव्स की डाइफ्रैक्शन प्रोमिनेंट होती है, कुछ की प्रोमिनेंट नहीं होती, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि तमाम किस्म की जो वेव्स होती हैं वो डाइफ्रैक्ट हो सकती हैं। ओके, तो डी स्टूडेंट्स ये हमने 60 MCQs किए हैं, ये 60 MCQs इनफ है। अगर आप तसल्ली से गौर से आपने लेक्चर सुना हो तो आपका पूरा जो चैप्टर है वो रिवाइज हो चुका है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस लेक्चर को गौर और तवज्जो से आपने सुना होगा, अपने नोट्स बनाए होंगे और इस लेक्चर में आपके कंसेप्ट्स बिल्ड किए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।